हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपकी टेक्सटाइल स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेशो के आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? रेशो की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपकी टेक्सटाइल स्पेशल क्लास करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाके आप अपनी पहले की क्लास इससे पहले की जो भी क्लासेस मैंने कराई वो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे रेशो की आंतरिक संरचना। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें और सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। रेशे की आंतरिक संरचना। वस्त्र रेशा रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र का ही एक शाखा है। जो वस्त्र रेशा जो है वो रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र की ही एक शाखा है। रेशों में अणुओं के व्यवस्थित होने के तरीकों को तंतुओं की आकारिकी कहा जाता है। तो रेशों में जो रेशे होते हैं उसमें जो अणु होते हैं उनके व्यवस्थित होने की तरीके को, जो ये व्यवस्थित रूप से एकदम सीक्वेंस से व्यवस्थित रूप से होने के तरीकों को तंतुओं की क्या कहते हैं? आकारिकी कहा जाता है। रेशे के अणुओं को पॉलीमर से जोड़ा जाता है। जो रेशे के अणु को पॉलीमर से जोड़ा जाता है। रेशे के अणुओं को पॉलीमर से जोड़ा जाता है। पॉलीमर से बनी वस्तुओं में बड़े किंतु कम अणु होते हैं। जो पॉलीमर से जो बनी वस्तुएं होती हैं उसमें बड़े पर कम अणु होते हैं। पॉलीमर छोटे अणु मोनोमर कहलाते हैं। जो पॉलीमर के जो छोटे अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोमर। ये मोनोमर दो सिरों के मध्य एक श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। और ये मोनोमर क्या है? ये दो सिरों की मध्य एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो दो सिरों के मध्य एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रेशे कई मिलियन अणुओं की श्रृंखला से निर्मित होते हैं। जो हम वस्त्र निर्माण करते हैं उसमें जो प्रयुक्त होने वाले रेशे कई मिलियन अणुओं की श्रृंखला से निर्मित होते हैं। श्रृंखला की लंबाई जो कि विभिन्न रेशों की लंबाई के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जो श्रृंखला की जो लंबाई है जो कि विभिन्न रेशों की लंबाई के अनुसार डिफरेंट होती है को पॉलीमराइजेशन का अंश कहा जाता है। जितने अधिक यूनिट मिलाकर श्रृंखला बनती है, जितनी अधिक हम यूनिट बनाकर श्रृंखला बनाते हैं उतने ही अधिक अंशों में पॉलीमराइजेशन होता है। तो जितने अधिक यूनिट मिलाकर श्रृंखला बनाते हैं उतने ही अधिक अंशों में पॉलीमराइजेशन होता है। लंबी श्रृंखला उच्च अंशों में उच्च अंशों में पॉलीमराइजेशन और रेशे की मजबूती को दर्शाती है। तो जो लंबी श्रृंखला है वो उच्च अंशों में पॉलीमराइजेशन और रेशों की मजबूती दर्शाती है। कपास के रेशे में 10,000 से भी अधिक अणुओं की श्रृंखला होती है। जो कपास के रेशे में 10,000 से भी अधिक अणु की संख्या होती है, जबकि क्रमित रेशे रेयॉन में 350 अणुओं की श्रृंखला पाई जाती है। जबकि जो क्रमित रेशे रेयॉन में 350 अणुओं की श्रृंखला पाई जाती है। रेशे की आवृत श्रृंखला की कभी कभी वजन के आधार पर व्याख्या की जाती है। जो रेशे हैं, रेशों की जो आवृत श्रृंखला की कभी कभी वजन के आधार पर क्या व्याख्या की जाती है? आवृत भार, तंतु की सुदृढ़ता, खिंचाव क्षमता व तंतु में गांठें पड़ने के कारक होते हैं। तो जो आवृत भार है वो किसका? तंतु की मजबूती, उसकी खिंचाव क्षमता, तंतु में गांठें पड़ने का कारक होता है। आवृत भार को आंतरिक
विस्कोसिटी के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जो आवृक होता है उसके भार को हम आंतरिक विस्कोसिटी के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। विस्कोसिटी परीक्षणों द्वारा निर्धारित किया जाता है और विस्कोसिटी परीक्षणों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उच्च विस्कोसिटी अर्थात उच्च आवृक भार या लंबी आवृक श्रृंखला। जो उच्च विस्कोसिटी, उच्च आवृक भार या लंबी आवृक श्रृंखला। कुछ खास आंतरिक विस्कोसिटी वैल्यू होती है जो इस प्रकार है, देख लेते हैं हम लोग। 0.9 उच्च मजबूती और उच्च गांठों वाला होता है। तो 0.9 क्या होता है? उच्च मजबूती और उच्च गांठों वाला। 0.6 औसत होता है। 0.4 मजबूती और निम्न गांठ होती है, मतलब मजबूत भी होगा, निम्न गांठ भी होगी। जब अणु एक दूसरे के समांतर और तंतु के लंबवत अक्ष से जुड़े रहते हैं। जब क्या होगा? जब अणु एक दूसरे समांतर और तंतु के लंबवत अक्ष से जुड़े रहते हैं तब उनको ओरिएंटेड फाइबर कहा जाता है। तो जब अणु एक दूसरे के समांतर, पूछा जाता है जब अणु एक दूसरे के समांतर और तंतु के लंबवत अक्ष पे जुड़े रहते हैं तब इनको हाई ओरिएंटेड फाइबर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन। इसके विपरीत अणु यदि बिखराव में संयोजित होते हैं तो उसको लो ओरिएंटेड फाइबर कहा जाता है, और जब अणु जब बिखराव में संयोजित होते हैं तो उसको लो ओरिएंटेड फाइबर कहते हैं। अनेक तत्व तंतुओं में अणुओं की सीधी श्रृंखला को बाधित करते हैं। जो अनेक तत्व हैं, जो तंतुओं में अणुओं की जो सीधी श्रृंखला होती है उसको क्या कहते हैं? बाधित करते हैं, यानी रोकते हैं। जैसे तंतु की रासायनिक प्रकृति, रासायनिक बंधन क्षमता, आर्द्रता और अवशोषण क्षमता। यदि तंतु में अणु परस्पर समांतर या समीप समीप होते हैं, क्या होता है? अगर तंतु में जो अणु है वो समीप समीप होते हैं तो आपका जो क्रिस्टलीन संरचना कहलाती है। याद रखिएगा, तंतु में अणु परस्पर समांतर या समीप समीप होते हैं तो वो क्रिस्टलीन संरचना कहलाती है, जबकि दूर दूर हो तो उनके बीच का रिक्त स्थान एमोर्फस संरचना कहलाता है। उनके बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? एमोर्फस संरचना कहलाता है। तो याद रखिए, दोनों लाएंगे। यदि तंतु में अणु परस्पर समांतर या समीप समीप होते हैं तो वो क्रिस्टलीन संरचना कहलाती है, जबकि दूर दूर हो तो उनके बीच का रिक्त स्थान एमोर्फस संरचना कहलाता है। पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, इसको एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो टेक्सटाइल की लैंग्वेज है थोड़ी टफ रहती है, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं। तो याद रखिएगा, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं और ये प्रक्रिया अनेक अवस्थाओं से होती है। ये प्रक्रिया आपकी अनेक अवस्थाओं में होती है। मोनोमर ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया का सबसे छोटी इकहरी अणु है। तो पूछा जाता है कि पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया का सबसे छोटे इकहरी अणु क्या है? तो मोनोमर। डाइमर, जब दो मोनोमर या छोटे नॉन पॉलीमाइडेड कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो वो डाइमर बनाते हैं। इसे दो मोनोमर अणु भी कहा जाता है। जब आपके दो मोनोमर, याद रखिएगा, जब आपके दो मोनोमर या छोटे नॉन पॉलीमराइज्ड कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो वे डाइमर बनाते हैं। इसे दो मोनोमर अणु भी कहा जाता है। ट्राइमर,
ट्राइमर तो आपका एक डाइमर और एक मोनोमर के आपस में जुड़ने से एक क्या बनेगा, एक ट्राइमर। तो एक डाइमर और एक मोनोमर के आपस में जुड़ने से क्या बनेगा, एक ट्राइमर बनेगा। इसे 3 मोनोमर अणु भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे हम ट्राइमर को 3 मोनोमर अणु भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, टेट्रामर, 2 डाइमर आपस में मिलकर एक टेट्रामर बनाते हैं। तो 2 आपके डाइमर आपस में मिल जाएंगे और एक टेट्रामर बनाएंगे, एक टेट्रामर बनाएंगे, जिसे 4 मोनोमर अणु संरचना भी कहा जाता है। तो 4 मोनोमर अणु संरचना किसे कहा जाता है, टेट्रामर को। इसी प्रकार यह श्रृंखला आगे चलती रहती है। यौगिक जिस रूप में अपनी आवृत्त श्रृंखला से जुड़े रहते हैं, उस आधार पर इनके 3 वर्ग होते हैं। जो यौगिक हैं जिस रूप में अपनी जो आवृत्त श्रृंखला है, अणु की श्रृंखला है, उससे जुड़े रहते हैं, उस आधार पर इसके 3 वर्ग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। होमोपॉलीमर्स, तो एक ही पदार्थ से निर्मित तंतु को होमोपॉलीमर्स कहते हैं। एक ही पदार्थ यानी एक ही पदार्थ से निर्मित तंतु को हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर्स। समझ लीजिए जैसे कि आपकी शिमला मिर्च की सब्जी है, सब्जी होती है, तो शिमला मिर्च की हरी कलर की है सब्जी, तो आप लेते हो तो आप दूर से देख के समझ जाते हो, एक जगह रखी कि हाँ ये शिमला मिर्च की सब्जी है। मूली है तो मूली का रंग देख के आप समझ जाते हो, एक जगह रखी है ये मूली है। उसी प्रकार एक ही पदार्थ से निर्मित तंतुओं को हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर्स कहा जाता है। कोपॉलीमर्स, 2 पदार्थों से निर्मित तंतु को कोपॉलीमर्स कहा जाता है। जब 2 पदार्थ से निर्मित तंतु होंगे तो उसे कोपॉलीमर्स कहा जाएगा। क्राफ्ट पॉलीमर्स, इनमें तंतुओं के साइड की शाखाएं अणुओं की पिछली श्रृंखला से जुड़ी रहती हैं। इसमें क्या होता है, जो तंतुओं की साइड की जो शाखाएं हैं, अणुओं की जो पिछली श्रृंखला होती है यानी बैकबोन चेन से जुड़ी रहती हैं, जो कि अणुओं की श्रृंखला को अधिक खुली संरचना प्रदान करती हैं। जो कि क्या करती हैं, जो अणुओं की श्रृंखला को अधिक खुली संरचना प्रदान करती हैं। रंग की ग्रहणता क्षमता में वृद्धि करती हैं और रंगों की जो ग्रहणता क्षमता में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास में हमने पढ़ा रेशों का आंतरिक संरचना। इसको हमने कंप्लीट किया। रेशों की आंतरिक संरचना इसी के साथ कंप्लीट होती है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें। थोड़ी टेक्सटाइल की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, 1-2 बार ज़रूर पढ़ें। इससे नोट बना लें छोटे छोटे पॉइंट में लिख कर और नोट डाउन कर ले। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलत करके मत आइएगा। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।